Hello viewers. In the previous class, we have started learning the modals in which you have seen the uses and application of should, ought to and must. Need not to say, you also come to know the usage of should have, ought to have and must have. Today, I am going to start the next modal that is popularly known as would. आज हम लोग अगला मॉडल वुड को सीखेंगे। यह वुड अगर गौर से देखा जाए तो विल का पास्ट फॉर्म है। I have already shared with you all that out of 13 modals, we have 4 modals that is meant for the past. The past form of will is would, past form of shall is should, past form of can is could, and the last past form of may is might. Among all these 13s, only 4 modals are used in the past form. And today we are going to study and learn the application of would. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि मॉडल्स को सीखने के लिए हमें विशेष तौर पर उसके एरिया पर ध्यान देने की जरूरत है, उसके क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि हम क्षेत्र को समझ लेते हैं, क्षेत्र को पहचान लेते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपको उस क्षेत्र के आधार पर अंग्रेजी को बोलना, मॉडल्स को यूज करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। The main points regarding understanding of modal is its area in which that particular modal is going to be used. Area is important. In other words, you can say kshetra is important. You have seen there are so many areas where we can use should. In the same pattern, we have different areas to use would, the past form of will. तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि बिना एरिया को दिमाग में रखे हुए हम मॉडल्स को नहीं सीख सकते। वुड को भी सीखने के लिए हमें इसके एरिया पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसका पहला एरिया, सबसे जो पहला क्षेत्र है, उसे हम जानते हैं डिटरमिनेशन के नाम से। डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन का तात्पर्य है, इसे हम लोग कहते हैं दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प यानी एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा संकल्प जो कभी ना टूट सके। ऐसी कोई दृढ़ संकल्प के वाक्य को यदि आप दिखाना चाहते हैं तो आपको वुड का प्रयोग करना चाहिए। दृढ़ संकल्प, एक ऐसा निर्णय जो टूटे नहीं, एक ऐसा संकल्प जो टूटे नहीं। जैसे एक सेंटेंस को मैं लिखता हूं, इससे आपकी स्पष्टता बढ़ जाएगी। जैसे वह अपने बेटे को एक इंजीनियर बनाएगा। वह अपने बेटे को एक इंजीनियर बनाएगा।
इस सेंटेंस को देखकर, सुनकर, जानकर आपको लग रहा होगा कि सर यह सेंटेंस तो बिल्कुल फ्यूचर इंडेफिनिट में है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। देखने में तो मुझे भी लग रहा कि बिल्कुल यह फ्यूचर इंडेफिनिट है। आप चाहो तो फ्यूचर इंडेफिनिट के स्टाइल से लिख सकते हो, लेकिन ध्यान यह देने वाली बात यह है कि हमें दिखलाना क्या है। हमें दिखलाना है संकल्प को, वो भी कैसा संकल्प को, तो दृढ़ संकल्प को दिखलाना है। लेकिन आपको वाक्य को देखकर वह अपने बेटे को एक इंजीनियर बनाएगा, इसे देखकर आपको लग रहा है कि सर ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। मैं भी आपका समर्थन करता हूं, फ्यूचर इंडेफिनिट है। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं कुछ ऐसा, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं ही will make his son an engineer। सेंटेंस गलत नहीं होगा, आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि he shall make his son an engineer। यह भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। आप चाहें तो इस वाक्य को ऐसा भी लिख सकते हैं कि ही वुड मेक हिज सन एन इंजीनियर। आपका जो जी चाहे उस सेंटेंस का प्रयोग करें, मैं आपको नहीं रोकूंगा। सवाल यह उठता है कि आपको दिखलाना क्या है। आपको दिखलाना है दृढ़ संकल्प को। अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो तीनों, he will make his son an engineer, he shall make his son an engineer, he would make his son an engineer, अगर तीनों का हिंदी आप लिखेंगे तो सिर्फ एक ही हिंदी होगी, वह अपने बेटे को एक इंजीनियर बनाएगा। तीनों का हिंदी एक होगा, लेकिन तीनों में भाव का अंतर है और भाव का जबरदस्त अंतर है। तीनों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। मैंने आपसे अपनी भावनाओं को शेयर करते हुए बताया था कि अंग्रेजी भाषा हिंदी से कहीं ज्यादा धनी है। धनी कैसे है? तीनों के भाव को देखें, तीनों में संकल्प के भाव को देखें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। यदि आप बोलते हैं ही विल मेक हिज सन एन इंजीनियर, वह अपने बेटे को एक इंजीनियर बनाएगा, लेकिन संकल्प का मात्रा कितना है? अगर वह इंजीनियर बन गया तो ठीक, ना बना तो कोई बात नहीं। इसमें अगर आप संकल्प का भाव देखते हैं तो लगभग 25% है। अगर वह इंजीनियर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। आप जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने सीखा था कि जिस जगह पर हम विल का प्रयोग करते हैं वहां शैल कर दें, शैल का जहां प्रयोग करते हैं वहां विल कर दें तो सेंटेंस में जोर पड़ जाता है। ही शैल मेक हिज सन एन इंजीनियर, इसका अर्थ हो जाएगा वह अपने बेटे को एक इंजीनियर अवश्य बनाएगा। इतना ही अंतर है। इसका भी भाव मिलता है कि इंजीनियर बनाने के लिए अगर उसे डोनेशन देना हुआ, पैरवी करना हुआ तो मैं करूंगा। इंजीनियर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बन पाया तो मैं क्या कर सकता हूं। यहां पर संकल्प का भाव, इंजीनियर बनाने का भाव कितना प्रतिशत आप पा रहे हैं? आप पा रहे हैं यहां पर लगभग 50%। और जैसे ही आप कहते हैं ही वुड मेक हिज सन एन इंजीनियर, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हाथ में पानी लेकर कसम खा लिया है, चाहे जो करना पड़े, डोनेशन देना पड़े, पैरवी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे अच्छे तरीके से चाहे गलत तरीके से शपथ ले लिया है वह
कि वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाएगा। तो संकल्प का भाव सबसे ज्यादा आप किस में पाते हैं? संकल्प का भाव सबसे ज्यादा आपको मिलता है वुड में, विल और शैल में नहीं। तो जहां कहीं भी आप संकल्प का भाव दिखलाना चाहते हैं तो आज के बाद से वुड का प्रयोग करें, विल और शैल का नहीं। विल और शैल दोनों मॉडल्स हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने सीखा भी है कि जिस जगह पर हम विल का प्रयोग करते हैं वहां शैल कर दे, शैल का प्रयोग करते हैं वहां विल कर दे तो अवश्य का सेंस मिल जाएगा। लेकिन आपको दिखाना है दृढ़ संकल्प, एक ऐसा संकल्प जो टूटे नहीं। आज से 100 साल पहले हमारे समाज में लोग सोचते थे, कहते थे और जो बोलते थे उसका एक वेट होता था, उसका एक वजन होता था। उनके लिए एक सिद्धांत थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो अपने वचन के लिए जान गंवाना पसंद करते थे। इतना संकल्पित लोग हुआ करते थे आज से 100 साल पहले। अगर वैसा ही कोई संकल्प आप दिखलाना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में आपको वुड का प्रयोग करना चाहिए। आपके सामने बोर्ड पर मैंने तीनों सेंटेंस को रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि संकल्प का भाव अधिकतम मात्रा में वुड में है, विल और शैल में नहीं। तो आज के बाद जब कभी भी आपको संकल्प का भाव दिखलाना हो, यू आर बाउंड टू यूज वुड। द फर्स्ट एरिया of would is determination. If you want to display the sense of determination in your sentence, in your writing and speaking, you are bound to use would. पहला क्षेत्र would का क्लियर हो चुका होगा। दूसरे में चलते हैं। हम इस would से दिखलाने का काम करते हैं कंडीशन को। कंडीशन का अर्थ होता है शर्त। हम शर्त को दिखलाते हैं। शर्त यानी इस तरह के वाक्य में बेसिकली एक से अधिक सब्जेक्ट, एक से अधिक वर्ब होता है। यह सेंटेंस आमतौर पर यदि से शुरू होता है। गौर करेंगे, एक नई चीज आ रही है और केयरफुल रहेंगे। जैसे यदि राम स्कूल से आए तो मैं उसे एक उपहार दूं। इस सेंटेंस को गौर से समझें। यदि राम स्कूल से आए तो मैं उसे एक उपहार दूं। इसमें दो वाक्य हैं। मैं उसे एक उपहार दूं एक वाक्य है और राम का स्कूल से आना यह दूसरा वाक्य है। सवाल यह उठता है कि मैं उसे उपहार कब दूंगा? तो एक कंडीशन है, एक शर्त है, जब वह स्कूल से आएगा। जब वह स्कूल से आएगा तभी मैं उसको उपहार दूंगा। यानी राम का स्कूल से आना, राम का स्कूल से आना ये आपका कंडीशन है, ये आपका शर्त है। तो इस शर्त का परिणाम क्या है? इस शर्त का रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट है मेरे द्वारा उसको एक उपहार दिया जाना। अच्छा, इस वाक्य को यदि आप ऐसा कर देते हैं, यदि राम स्कूल से आए तो मैं उसे एक उपहार दूं के जगह अगर हम दूंगा कर देते हैं तो क्या कोई अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। अब इस तरह के सेंटेंस को कैसे लिखें? बहुत सिंपल है। जो कंडीशन है आपको लिखना चाहिए, यदि राम स्कूल से आए, तो ये साफ साफ दिखता है कि ये पास्ट फॉर्म में है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में है। इसे हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ये रूल है, ये नियम है, इसे मस्तिष्क में रखना चाहिए।
और जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, उसको हम लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। लेकिन इसके पहले कि हम लोग लिखने का कार्य प्रारंभ करें, कुछ बातों को समझ लेते हैं। कुछ क्लास पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अंग्रेजी की दुनिया में 5 ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं, और ये पांचों प्रकार का सेंटेंस स्वभाव से 2 भागों में बटा हुआ है। पहला को कहते हैं छोटा सेंटेंस और दूसरा को कहते हैं बड़ा सेंटेंस। छोटा सेंटेंस भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक को कहते हैं एक्टिव सेंटेंस और दूसरे को कहते हैं पैसिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता, जबकि पैसिव सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। बड़ा सेंटेंस भी 2 भागों में बटा हुआ है। पहले को कहते हैं डायरेक्ट सेंटेंस और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट, एक से अधिक वर्ब होता है और इन्वर्टेड कॉमा में होता है। और यदि ज्ञान के बल पर इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं तो वह सेंटेंस इनडायरेक्ट सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। ठीक उसी तरह से एक्टिव और पैसिव सेंटेंस में कोई अंतर नहीं होता। अगर अंतर होता है एक्टिव और पैसिव में, तो एक्टिव में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट। अर्थ बिल्कुल एक ही रहता है। ठीक उसी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस के अर्थों में भी कोई अंतर नहीं होता। अंतर सिर्फ एक होता है कि डायरेक्ट सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा होती है और इनडायरेक्ट सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा नहीं होती है। अगर आप गौर से देखें, यदि राम स्कूल से आए तो मैं उसे एक उपहार दूंगा। इस वाक्य में एक से अधिक सब्जेक्ट है, एक से अधिक वर्ब है, और सबसे जो बड़ी बात यह है कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि मैं इनडायरेक्ट स्पीच का ट्रीटमेंट देने जा रहा हूं, और इनडायरेक्ट स्पीच के ट्रीटमेंट में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है। गौर से सुनिए और इसे मस्तिष्क में रख लीजिए। क्या इसका इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट यह है कि यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा, गौर कीजिएगा इसमें 2 हिस्से हैं, यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट से मेरा मतलब है प्रेजेंट के चारों टेंस, अगर सेंटेंस का पहला हिस्सा प्रेजेंट टेंस में है तो दूसरा हिस्सा अर्थ के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा फ्यूचर में है तो दूसरा हिस्सा अर्थ के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है। तीसरी बात, लेकिन यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट में है तो दूसरा हिस्सा ग्रंटेड है कि पास्ट में ही होगा। गौर कीजिएगा, यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर तो दूसरा हिस्सा अर्थ के अनुसार किसी भी टेंस में। लेकिन यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट है तो दूसरा हिस्सा ग्रंटेड है, पास्ट ही होगा, वो प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं हो सकता। सेंटेंस का पहला हिस्सा यदि प्रेजेंट या फ्यूचर तो दूसरा हिस्सा किसी भी टेंस में हो सकता है, लेकिन सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट है तो दूसरा हिस्सा पास्ट ही होगा। ये नरेशन का सबसे बड़ी रूल्स है और इसे छात्र को मस्तिष्क में रखना चाहिए ताकि गलती गलती से ना हो। अब इसे करते हैं, इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। हां, एक बात और ध्यान देंगे, यदि से कोई सेंटेंस जब शुरू होता है तो उसके आगे में तो आता ही आता है।
निश्चित सी बात है, अगर यदि का अंग्रेजी आप इफ लिख रहे हैं या इनकेस लिख रहे हैं तो का अंग्रेजी सिर्फ कॉमा हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे छात्र करते हैं कि तो वाली जगह पर वो देन का प्रयोग कर देते हैं। बेहतर होगा आप कॉमा का प्रयोग करें। जिस जगह पर आप देन का प्रयोग करना चाहते हैं वहां पर आप कॉमा का प्रयोग करेंगे तो का अर्थ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब इस बात को जानने के बाद आप आराम से इसे लिख सकते हैं। लेट अस सी, यदि राम स्कूल से आए, पास्ट इंडेफिनिट में हमें इस पार्ट को लिखना है। इट मीन्स इफ राम केम फ्रॉम ए स्कूल, तो का अंग्रेजी कॉमा हमने डाल दिया, तो मैं उसे एक उपहार दूंगा या दूं, फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखना है। यहां पे रूल्स को समझेंगे। सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट हो गया है तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट होगा, और आगे में टेंस लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बल्कि फ्यूचर इंडेफिनिट का पास्ट फॉर्म हम प्रयोग करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट का हम पास्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। पास्ट फॉर्म कैसे? फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है? तो विल होता है और शैल होता है, तो हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं और शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये सेकंड हिस्सा, मैं उसे एक उपहार दूंगा, अगर आप लिखते हैं कि आई विल गिव हिम ए गिफ्ट। अब जरा देखें इस वाक्य को, इफ राम केम फ्रॉम स्कूल, यहां तक तो बिल्कुल सही दिख रहा है। सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट भी है, दूसरा हिस्सा पास्ट होना चाहिए। आई विल गिव हिम ए गिफ्ट, तो यह दूसरा हिस्सा पास्ट नहीं दिख रहा क्योंकि विल का प्रयोग किया गया है। विल हमारा फ्यूचर है, तो हमें इस विल का पास्ट फॉर्म प्रयोग करना चाहिए, तब जाकर सेंटेंस सही हो पाएगी। तो ये विल बिल्कुल गलत है, यहां पर हमें प्रयोग करना चाहिए विल का पास्ट फॉर्म, और वह होगा वुड। अब सेंटेंस को आप बोले, इफ राम केम फ्रॉम स्कूल आई वुड गिव हिम ए गिफ्ट। नाउ दिस सेंटेंस इज 100% करेक्ट। सो beware of the field in which we are going to learn and use the modal would। हम लोगों ने पहला प्रयोग would का सीखा डिटर्मिनेशन को दिखलाने के लिए, दूसरा प्रयोग हम लोगों ने सीखा कंडीशन को दिखलाने के लिए, और अब आपकी यह जिम्मेवारी बनती है कि एक एक सेंटेंस पर यदि आप 50 सेंटेंस का प्रैक्टिस अपने मस्तिष्क के द्वारा कर लेते हैं तो निश्चित ये दौलत आपकी हो जाएगी और आपका पर्सनालिटी निखरेगा। बोलना और लिखने का प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। मैं कभी भी किसी छात्र को रटने का सलाह नहीं देता हूं। यदि आप सिर्फ भाषा को बोलते हैं और लिखते हैं तो प्रैक्टिस विल इंप्रूव यू, देयर इज नो क्वेश्चन, देयर इज नो डाउट। लैंग्वेज लर्निंग टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस। And practice what? Only write and speak. Write and speak. And writing and speaking will make you perfect. दो फील्ड को हम लोगों ने देख लिया है वुड का। इसका तीसरा फील्ड, इसका तीसरा क्षेत्र जहां पर हम वुड का प्रयोग करते हैं वह है रिक्वेस्ट। हम इसके द्वारा रिक्वेस्ट को दिखलाते हैं। रिक्वेस्ट आप जानते हैं, हम प्रार्थना को करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के सामने, किसी व्यक्ति के पास हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें वुड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप सेंटेंस देखें, क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे? इस वाक्य को भी देखकर
आपको यह एहसास हो रहा होगा, सर ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसमें कोई शक नहीं, और इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। रिक्वेस्ट भी दिखाई पड़ रहा है हिंदी के मुताबिक। मैं बता रखा हूं पहले भी कि हिंदी से कहीं ज्यादा धनी मैं अंग्रेजी भाषा को पाता हूं। इसको आप चाहें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि विल यू लाइक हैविंग ए कप ऑफ टी। अगर विल की जगह सेल कर दे, सेल की जगह विल कर दे तो जोड़ पड़ता है। आप चाहें तो सेल को भी ला सकते हैं यहां पर, सेल यू लाइक टेकिंग ए कप ऑफ टी। और आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, वुड यू लाइक सिपिंग ए कप ऑफ टी। आपके सामने फिर से 3 सेंटेंस हैं। सवाल यह उठता है कि आपको प्रश्न पूछना है या रिक्वेस्ट करना है। तो आपका उत्तर होगा सर रिक्वेस्ट करना है, प्रश्न नहीं पूछना है। अगर इन दोनों की बात करें, इस विल और सेल की बात करें, तो इन दोनों में ऐसा प्रतीत होता है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रिक्वेस्ट देने का भाव अगर किसी शब्द में है तो वह विल सेल में नहीं, वुड में है। यह बात अलग है कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुतों को देखा है कि विल और सेल से भी रिक्वेस्ट कर देते हैं, जो कि गलत माना जाता है। विल और सेल से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। जबकि आपको रिक्वेस्ट का भाव देना है, तो रिक्वेस्ट के भाव को देने के लिए 100% आप वुड का प्रयोग करेंगे। अगर विल और सेल का प्रयोग करते हैं तो आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यू आर सिंपली आस्किंग अ क्वेश्चन। आप प्रश्न को पूछ रहे हैं, जबकि आपको रिक्वेस्ट का भाव देना है। हालांकि तीनों सेंटेंस का हिंदी एक ही होगा। क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे? तीनों का हिंदी एक ही होगा। बट टू बी ए स्मार्ट, इफ you are interested to show the sense of request, you are bound to use would, not will or shall. Mind it. would के द्वारा हम लोगों ने 3 एरिया को देखा, 3 क्षेत्र को देखा, डिटर्मिनेशन, कंडीशन और रिक्वेस्ट। एक और बड़ा मजेदार सेंटेंस बनता है। हम इसी would के द्वारा दिखलाने का काम करते हैं एक कल्पना को, एक ऐसी कल्पना को जो निकट भविष्य में पूरी होने नहीं जा रही है। शॉर्ट में इसे कह सकते हैं इम्पॉसिबल इमेजिनेशन। यानी एक ऐसी कल्पना जो संभव ना हो। असंभव कल्पना को दिखलाने का काम करते हैं हम इस वुड के द्वारा। असंभव कल्पना, अनेकों प्रकार की कल्पना आप कर सकते हैं। एक ऐसी कल्पना जो आने वाले 10 दिनों में, 20 दिनों में पूरी नहीं होने जा रही है, उसको हम असंभव कल्पना की कैटेगरी में रखेंगे। वैसी कल्पनाएं जो निकट भविष्य में पूरी नहीं होनी जा रही है, वैसी कल्पनाओं को हम असंभव कल्पना की श्रेणी में रखेंगे। और बड़ा सुंदर सा सेंटेंस बनता है, गौर कीजिएगा। जैसे यदि वह शेर हो जाए तो जंगल में दहाड़े। यदि मैं पक्षी हो जाऊं
तो तुम्हारे घर उड़कर आऊं। यदि वह भारत का प्रधानमंत्री हो जाए तो बिहार राज्य आपको उपहार में दे दे। यदि मेरा दोस्त पेड़ हो जाए तो लोगों को ठंडी छाया दे। यदि वह शिक्षक हो जाए तो अंग्रेजी में 15 टेंस सिखलाए। ये सारी सेंटेंस कल्पना की है, और कैसी कल्पना की है? वैसी कल्पना की जो निकट भविष्य में पूरा नहीं होने जा रहा। यदि वह शेर हो जाए तो जंगल में दहाड़े। ये एक ऐसा कल्पना का सेंटेंस है जिसे आप प्रेजेंट में डालोगे तो वही अर्थ निकलेगा, पास्ट में डालोगे तो वही अर्थ होगा, और फ्यूचर में डालोगे तो वही अर्थ होगा। यही कारण है कि इसका एक पैटर्न है जिसे मस्तिष्क में रखना चाहिए। यदि वह शेर हो जाए, ऐसे सेंटेंसेज में हम वेयर का प्रयोग सभी नंबर पर्सन के साथ करते हैं। गौर कीजिएगा, वेयर का प्रयोग सभी नंबर पर्सन में करते हैं। यदि मैं शेर हो जाऊं, इफ आई वेयर ए लायन। यदि हम लोग शेर हो जाएं, इफ वी वेयर लायंस। यदि तुम शेर हो जाओ, इफ यू वेयर ए लायन। यदि वह शेर हो जाए, इफ ही वेयर ए लायन। अगर कोई महिला शेर हो जाए, इफ सी वेयर ए लायन। सभी के साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे, असंभव कल्पना को दिखला देंगे। अब यह बताने की जरूरत नहीं है, यह सेंटेंस भी लंबा है, बड़ा सेंटेंस है। इस बात का ध्यान देना होगा कि सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट, तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट ही होगा। इसे ध्यान में रखना होगा। गौर करेंगे, पहला हिस्सा में आप सभी के साथ वेयर का प्रयोग कर रहे हैं, तो दूसरा हिस्सा में आप जाहिर सी बात है फ्यूचर इंडेफिनिट को ही लेकर के आएंगे। और जब फ्यूचर इंडेफिनिट को लेकर आएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन सा फॉर्म होगा? तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पास्ट फॉर्म आ जाएगा। अब इसे लिखना आसान हो गया। यदि वह शेर हो जाए, इट मीन्स इफ ही वेयर ए लायन। अब तो का अंग्रेजी के लिए कॉमा दे दें। यदि वह शेर हो जाए तो जंगल में दहाड़े। वह शेर होगा तो जंगल में आप नहीं दहाड़ेंगे, सब्जेक्ट छुपा हुआ है। यदि वह शेर हो जाए तो वह जंगल में दहाड़े, सब्जेक्ट छुपा हुआ है, सब्जेक्ट को सामने ला देंगे। इफ ही वेयर ए लायन, ही विल होगा या वुड? सोचकर बोलिए, दिमाग चलाइए। निश्चित वुड होगा। विल क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट है। देयरफॉर ही वुड रोर इन द फॉरेस्ट। इफ ही वेयर ए लायन, ही वुड रोर इन द फॉरेस्ट। यदि आप इस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, बातों को रखेंगे, तो सेंटेंस निसंदेह बिल्कुल करेक्ट होगा। इस वाक्य को एक और तरीका है लिखने का, और वैसी स्थिति में आपको इफ का प्रयोग नहीं करना है। वेयर पहले आ जाता है, इफ का प्रयोग छोड़ देते हैं। वह सेंटेंस भी अंग्रेजी की दुनिया में एक्यूरेट माना जाता है, और सेंटेंस हो जाएगी। आप चाहें तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर ही ए लायन कॉमा he would roar in the forest। आपका जैसे जी चाहे उसका प्रयोग आप करने की स्वतंत्रता है। शर्त सिर्फ इतना है कि आप शुद्धता के साथ लिखने का और बोलने का प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। would is a very nice model. Model is learnt through its areas, and model is used
in the field of determination, condition, request and impossible imagination. If you practice these sentences well in your speaking and writing, naturally you can be a good speaker and writer both. I hope would will be cleared. वुड आपको अब समझ में आ चुका होगा। अब एक छोटी सी बात और करते हैं और इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। गौर कीजिएगा, एक शब्द है जिसे हम लोग मार्जिनल वर्ब के नाम से जानते हैं। मार्जिनल वर्ब। सवाल यह उठता है कि मार्जिनल वर्ब हम किसे कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं आपकी समझ में है? मॉडल वर्ब किसे कहते हैं आप इसे जानते हैं। अब एक नया टर्म आ गया, मार्जिनल वर्ब हम किसे कहते हैं? मार्जिनल वर्ब को हम कैसे जाने, कैसे पहचाने? पहले तो पहचानना है, जानना है। जानेंगे, पहचानेंगे तभी आप सीख भी पाएंगे। मार्जिनल वर्ब हम उसे कहते हैं जिसमें दो तरह का क्वालिटी हो, दो तरह का गुण हो। कौन कौन सा गुण हो मार्जिनल वर्ब को पहचानने के लिए? तो सबसे पहला गुण, उस मार्जिनल वर्ब के पास मेन वर्ब का गुण होना चाहिए, प्लस मॉडल वर्ब का गुण होना चाहिए। तभी जाकर आपका मार्जिनल वर्ब का निर्माण होगा। यानी वह वर्ब जिसके अंदर मॉडल का भी गुण हो और मेन वर्ब का भी गुण हो, उसे हम मार्जिनल वर्ब कहते हैं। गौर से समझिएगा, अगर समझ लेंगे तो आपको यूज करना आसान हो जाएगा। द वर्ब विच हैव both the quality of main verb and modal verb is known as marginal verb. उस वर्ब को हम मार्जिनल वर्ब कहते हैं जिसके अंदर मॉडल का भी गुण हो और मेन वर्ब का भी गुण हो। अब सवाल यह उठता है कि हम मेन वर्ब के गुण को कैसे पहचाने? तो मेन वर्ब का गुण, सबसे पहला गुण है कि उसके कम से कम 5 फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स। जितने भी अंग्रेजी की दुनिया में मेन वर्ब हैं, उसके 5 फॉर्म्स होना जरूरी है। पहला गुण है पहचानने का मेन वर्ब को। अगर आप कहते हैं राइट, तो यह पहला फॉर्म, रोट दूसरा फॉर्म, रीटेन तीसरा फॉर्म, राइटिंग चौथा फॉर्म और राइट्स पांचवा फॉर्म। तो मेन वर्ब के गुण को पहचानने का आसान तरीका है कि उसे आप देख लें कि 5 फॉर्म्स बनता है अथवा नहीं। मेन वर्ब पहचान में आ जाएगा कि मेन वर्ब है अथवा नहीं। रही बात मॉडल वर्ब को पहचानने के लिए, तो मॉडल वर्ब को भी आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। मॉडल वर्ब्स कौन है? वह जो सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल ना होता हो और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता हो। Modal verbs are those which is not controlled by the subject and always take verb first form is known as modal verb. यह modal verb का गुण है। और मेन वर्ब का गुण है कि उसके कम से कम 5 फॉर्म्स होते हैं। ये दोनों गुणों को आप जानते हैं और जिस शब्द में ये दोनों गुण पाए जाएंगे उसे हम मार्जिनल वर्ब का नाम देते हैं। और ये मार्जिनल वर्ब ज्यादा नहीं है अंग्रेजी की दुनिया में, ये मार्जिनल वर्ब हैं 3। सबसे पहला हम जानते हैं यूज टू को, दूसरा हम जानते हैं नीड नॉट को, और तीसरा हम जानते हैं डेयर नॉट को। इन तीनों में, यूज टू में, नीड नॉट में, डेयर नॉट में दोनों गुण है।
ये मेन वर्ब भी है और साथ ही साथ मॉडल वर्ब भी है। मेन वर्ब इसलिए कि इसके 5 फॉर्म्स बनते हैं और मॉडल वर्ब इसलिए कि सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है और हमेशा यह भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। अब इसके एरिया को देखते हैं। एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ एक एक एरिया है। समझने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। अगर इसे आपने समझ लिया, सीख लिया, पहचान लिया तो आपको यूज करना आसान हो जाएगा अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में। कैसे? यूज टू का सिर्फ एक एरिया है। यह भूत की आदत को बतलाता है। भूत की आदत। अब ये भूत की आदत जो मैंने लिखा, इसको देखकर मुस्कुराएंगे नहीं आप। ये भूत वह नहीं है जिससे लोग डरते हैं। यहां पर भूत का तात्पर्य है पास्ट। इट मीन्स हैबिट ऑफ द पास्ट। यदि आप भूतकाल में किसी आदत को दिखलाना चाहते हैं तो आपको यूज टू का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वह रोज सुबह में टहला करता था। मैं बचपन में फुटबॉल खेला करता था। वह मेरे घर प्रतिदिन आया करता था। आप सेंटेंस को पहचान रहे होंगे। इन सारे वाक्यों में एक आदत है और यह आदत वर्तमान की नहीं है बल्कि बीते हुए समय की है, भूत की आदत है। और जहां कहीं भी भूत की आदत को दिखलाना हो तो हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर आपको पता है। 13 मॉडल्स का स्ट्रक्चर एक ही होता है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे वह रोज सुबह में टहला करता था। यह आदत कब की है? यह आदत बीते हुए समय की है। कैसे लिखें? इस वाक्य को आप लिख सकते हैं, ही यूज्ड टू walk daily in the morning. Sentence is easy to understand. You can frame the sentence, you can frame much more sentence by the help of this pattern, by the help of this structure. लेकिन एक बात को समझना है, अगर इस वाक्य को ऐसा कर दिया जाए, गौर कीजिएगा, क्या वह रोज सुबह में टहला करता था। अब यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गई और आप जानते हैं इंट्रोगेटिव को सेंटेंस में फ्रेम करना, सहायक क्रिया हो या मॉडल हो, उसको सब्जेक्ट के पहले रख देने से इंट्रोगेटिव बन जाता है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यूज्ड he to walk daily in the morning. इस वाक्य को आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन एक लड़के ने इसको ऐसे लिखने की कोशिश की। उसने लिख दिया कि डिड ही यूज्ड टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग। अब जरा इन दोनों सेंटेंसेस को गौर से देखकर समझें। इन दोनों सेंटेंसेस को जब आप गौर से देखते हैं तो आपको क्या फर्क महसूस होता है? दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ है, क्या वह रोज सुबह में टहला करता था। मैं आपसे जानना चाहूंगा कौन सा सेंटेंस सही और कौन सा सेंटेंस गलत। ज्ञान के आधार पर दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं। तो अंतर किस बात का है?
अंतर इस बात का है कि पहले सेंटेंस में यूज्ड का जो प्रयोग किया गया यह मॉडल की तरह किया गया, और दूसरे सेंटेंस में जो यहां यूज टू का प्रयोग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मेन वर्ब की तरह किया गया। यानी इस शब्द में दोनों गुण हैं, मेन वर्ब का भी, मॉडल वर्ब का भी, तभी तो इनको हम मार्जिनल वर्ब के नाम से जानते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। दूसरे को देखते हैं, नीड नॉट। नीड नॉट को, जैसा कि इसका अर्थ है, जैसा कि यह शब्द है, नीड का अर्थ होता है आवश्यकता, या इसे आप कहते हैं जरूरत। और जब इसमें नॉट लग गया तो यह एक ही फील्ड में प्रयोग होगा, आवश्यकता नहीं है या जरूरत नहीं है के अर्थ में प्रयोग होगा। जैसे इस वाक्य को भी देखते हैं, जैसे उसे कलम की जरूरत नहीं है, आप इसे लिख सकते हैं ही नीड नॉट ए पेन। बिल्कुल सही है, आप लिख सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन एक लड़के ने इसको ऐसे लिखने की कोशिश की, ही डज नॉट नीड ए पेन। अब इन दोनों सेंटेंस में कौन सही कौन गलत? यह दोनों सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। तो अंतर किस बात का? अंतर एक बात का है कि यहां जो नीड नॉट का प्रयोग किया गया है, यह मेन वर्ब की तरह प्रयोग किया गया, जबकि नीचे वाले वाक्य में जो नीड का प्रयोग किया गया है, यह मेन वर्ब की तरह किया गया है। यानी इस नीड नॉट में दोनों गुण हैं, मॉडल्स का भी और मेन वर्ब का भी, तभी तो इसे मार्जिनल वर्ब के नाम से जाना जाता है। एक अंतिम बचा हुआ है डेयर नॉट, इसको भी सीख लेते हैं। डेयर का अर्थ होता है साहस या हिम्मत, और जब नॉट लग गया तो इसका अर्थ हो जाता है नहीं है। यानी साहस हिम्मत नहीं है एक ही फील्ड में प्रयोग होता। जैसे सेंटेंस पर गौर करेंगे, जैसे उसे वहां जाने का हिम्मत नहीं है। सेंटेंस क्या हो जाएगी? ही डेयर नॉट गो देयर। गौर कीजिएगा, बहुत सारे छात्र डेयर नॉट के बाद टू का प्रयोग कर देते हैं। कभी भी भूल कर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्या आप शुड के बाद टू का प्रयोग करते हैं, मस्ट के बाद टू का प्रयोग करते हैं, वुड के बाद टू का प्रयोग करते हैं, किसी मॉडल के साथ टू का प्रयोग करते हैं आउट टू को छोड़कर, तो फिर कैसे डेयर नॉट के बाद टू का प्रयोग आप करेंगे? इस बात का आपको गौर ध्यान देना पड़ेगा कि हम डेयर नॉट के बाद टू का प्रयोग ना करें। एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे तुम्हें मेरी कलम को छूने की हिम्मत कैसे हुई? यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, कैसे इसको लिखें? गौर कीजिएगा, हाउ डेयर यू टच माई पेन। एक तरीका तो आप ये देख सकते हैं, एक छात्र ने यहां पर कोशिश कर दी कुछ इस तरह से लिखने का, हाउ डिड यू डेयर टू
to touch my pen. दोनों सेंटेंस में क्या अंतर आप पाते हैं? मैंने जानबूझकर के नॉट का प्रयोग नहीं किया है, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है। आप नॉट लाएंगे तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, नॉट को हटाएंगे तो असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यहां पर सेंटेंसेस दोनों के दोनों इंट्रोगेटिव हैं और दोनों में मैंने डेयर का प्रयोग किया है। दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? अंतर है कि पहले सेंटेंस में जो डेयर का प्रयोग किया गया है यह आपका मॉडल है सॉरी, और दूसरे सेंटेंस में जो डेयर का प्रयोग किया गया है यह मेन वर्ब है। मेन वर्ब है इसीलिए आगे टू आया। अगर ये मॉडल्स होता तो हम टू का प्रयोग नहीं करते। By the help of this sentence pattern, now you are able to frame as much sentences as you can as per your imagination. Today we have covered 4 models and they are would, in which you have got the areas determination, condition, request and impossible imagination. You must cram that. And afterwards, you have also listened and learned 3 marginal verbs. And they are the usage of used to, need not and dare not. If you are seriously thinking and doing practice at your home, very soon you can prove yourself as a good writer and a speaker. By the help of this sentence pattern, you should think properly, imagine properly, and change the sentences whatever you think into English. Now I am going to conclude the session of today. In the coming classes, I will show you more sentences that will be helpful for developing your speed of speaking English and writing also. I thank you. Thanks a lot. We will meet soon. Thank you.